हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 11th जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी recently announced a program to seek students participation in conservation of wetlands? Option A Odisha, option B Andhra Pradesh, option C Delhi, and option D Chandigarh. So let us see what is the correct answer. करेक्ट आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आज के 10 क्वेश्चन में जो पहले 5 क्वेश्चन है वो कल के न्यूज़पेपर से होंगे, संडे के न्यूज़पेपर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने वेटलैंड मित्रा करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर लोकल लेवल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स को ये रिकग्निशन दिया जाएगा ताकि वेटलैंड कंजर्वेशन को हम प्रमोट कर सकें। ये मेजर जो है, ये इस टाइप का प्रोजेक्ट ऑलरेडी केरला के अंदर अडॉप्ट किया गया है और उसकी वजह से वहां पे सफलता भी मिली है। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सो करेक्ट आंसर होगा सी, दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट recently decided to conduct a crop assessment survey to check extent of damage due to frost or cold wave? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये क्रॉप असेसमेंट सर्वे जो है वो जारी किया है। अब राजस्थान के अंदर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, उसकी वजह से वहाँ के कुछ एरियाज के अंदर जो रबी क्रॉप सोइंग की सीजन थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारा क्रॉप डैमेज हुआ है। तो ये चेक करने के लिए कि हेल्थ स्टॉर्म, फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव की वजह से कितना डैमेज होगा, अगर 33% से ज़्यादा डैमेज हुआ है तो उन किसानों को कंपेंसेट भी किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर होगा सी, राजस्थान। Third question, which of the following statement is or are correct about Ken-Betwa interlinking project? First, it aims to transfer surplus water from Betwa river to Ken river. Second, interlinking of these rivers will be beneficial exclusively for the state of Uttar Pradesh. And third, the main purpose for interlinking is to irrigate the drought prone regions. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले ये केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या? तो ये केन रिवर जो है, इट इज अ सरप्लस रिवर जहां पे फ्लडिंग की सिचुएशन होती है, और बेतवा रिवर जो है, इट इज अ डेफिसिट रिवर जहां पे पानी की कमी होती है। तो केन रिवर में से सरप्लस वाटर जो है वो बेतवा रिवर में इंटरलिंकिंग के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट में उल्टा बताया गया है कि बेतवा रिवर का जो सरप्लस वाटर है वो केन रिवर में डाला जाएगा, इसलिए ये गलत है। अब इसकी वजह से दो स्टेट्स को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, क्योंकि ये दोनों रिवर जो है वो अलग अलग स्टेट से है, और वहां पे जो मेनली ड्रॉट प्रोन रीजन है दैट इज बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड में ये जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स है, वह उस रीजन को इरिगेट करने के लिए ये दोनों रिवर्स को इंटरलिंक किया जाने वाला है। तो दो स्टेट को फायदा मिलने वाला है, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है, बिकॉज इट एम्स टू इरिगेट ड्रॉट प्रोन रीजन्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड ओनली। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है कि ये केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी सारे पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को काफ़ी सालों से स्टार्ट नहीं किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कलारी पायट्टू? फर्स्ट, it is a famous dance form of Kerala, and second, its origin dating back to at least the 3rd century BC. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट।
अब ये कलारीपायट्टू जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। ये मार्शल आर्ट का एक फाइटिंग फॉर्म है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो कर रहे हैं इसे कहते हैं कलारीपायट्टू, राइट। तो ये कोई डांस फॉर्म नहीं है, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। और ये काफी पुराना मार्शल आर्ट है, डेटिंग बैक टू 3rd सेंचुरी बीसी। और इसका एक यूनिक फीचर ये भी है कि इसके अंदर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और उसको केरला के अंदर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उसके लिए एक एकेडमी बनाई जाएगी। एंड कलरीपायट्टू विच इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो हमारा आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। तो ये आर्टिकल भी आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा, जिसके अंदर केरला के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको सिलेबस के अंदर ऐड करने के लिए गाइडलाइन दी। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, द रॉकीज माउंटेन रेंज passes through the western boundary of this country. Second, Tropic of Cancer passes through this country. And third, it is considered as the largest economy of the world. चार ऑप्शन है हमारे पास, कनाडा, यूएस, चाइना एंड रशिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, यूएसए। अब अगर आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं। रॉकीज माउंटेन रेंज जो है वो ये दोनों कंट्री की वेस्टर्न बाउंड्री पे देखने को मिलती है। मतलब कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो आप इजीली फर्स्ट स्टेटमेंट पे से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो दूसरी बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यूएस एंड चाइना ये दो कंट्री में से पास होता है, तो आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट में एलिमिनेशन अच्छे से आता है तो आपको इजीली इसका आंसर आ जाएगा बी, यूएसए। और करंटली दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? यूएस। चाइना जो है वो सेकेंड रैंक पे। सो अवर आंसर विल बी यूएसए। सो यूएसए के अंदर अभी जो वायलेंट इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए थे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके समर्थकों के द्वारा, तो उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था। अब जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे वो आज के न्यूज़पेपर से देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इंडियाज प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज राइजन रिसेंटली पोस्ट लॉकडाउन्स। Second, capital expenditure proposals from the government has collapsed in last 2 months. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इंडिया के अंदर रिसेंटली अगर हम बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो रिड्यूस हुआ है। अब यहां पे आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्रपोजल है वो रिड्यूस हुआ है पिछले 2 महीने में। तो अगर यहाँ पे रिड्यूस हुआ है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब भी यही हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो राइज नहीं हो सकता। फर्स्ट जो है वो इसलिए इनकरेक्ट होगा, सेकेंड जो है वो करेक्ट। आज के न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा जिसके अंदर ये बताया गया है कि फंड्स क्रंच हिट्स गवर्नमेंट स्पेंड ऑन न्यू प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट पिछले 2 महीने के अंदर उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ऑलमोस्ट 25% रिड्यूस हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब फंड्स नहीं है। तो इसके चलते ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, in India, recently the private sector investments has increased due to rising demand from the consumers. Second, Gujarat topped in the list of states with highest private investments. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ये दोनों के आंसर आपको इस आर्टिकल में से मिलेंगे जहां पे सबसे पहले ये टेबल दिया गया है कि टॉप 10 स्टेट्स कौन से है कि जहां पे प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। तो उसमें टॉप 2 लेवल पे है महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, तीसरे रैंक पे है गुजरात।
और स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि गुजरात जो है उसने टॉप किया है, इसलिए ये गलत होगा। फर्स्ट जो है वो भी इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, इट जम्प्स बाय ऑलमोस्ट 102%, लेकिन उसका रीजन कुछ और है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अभी भी रिसेशन का माहौल है, लेकिन कंपैरिजन अगर की जाए तो वहां पे हम देख सकते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि ये है प्राइवेट और ये है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब अगर मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में, फॉर एग्जांपल 2019 में, दोनों के द्वारा 50-50 इन्वेस्टमेंट हुआ, और 2020 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस होके हो गया 20, और ये उतना ही है स्टेबल। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही दिखेगा। तो करंटली ये सिनारियो चल रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे भी कंज्यूमर की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिड्यूस हुआ है कि उसकी कंपैरिजन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा दिख रहा है। तो ये यहाँ पे जो रीजन दिया गया है कि ड्यू टू राइजिंग डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर्स, ये गलत है। सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू। Eighth question, which of the following statement is or are correct about Aadhaar and Other Laws Amendment Bill 2019? First, it mandates use of Aadhaar as compulsory. First statement, it mandates use of Aadhaar as compulsory for persons seeking benefits for government schemes. Second, under this bill, the fees and revenues collected by UIDAI, that is Unique Identification Authority of India, will be credited to Consolidated Fund of India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जुलाई 2019 के अंदर ये पर्टिकुलर बिल जो है वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया। उसके अंदर ये बिल जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था दैट इट सीक्स टू प्रोवाइड वॉलंटरी यूज ऑफ आधार एज आईडी प्रूफ फॉर एनी पर्सन। मतलब कि इस बिल के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो आधार कार्ड का यूज वॉलंटरीली कर सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और यहां पे क्या लिखा है कि इट मैंडेट्स इट एज अ कंपल्सरी यूज। तो ये एक्ट जो है उसके अंदर इसे वॉलंटरी डिक्लेयर किया गया था, कंपल्सरी नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोविजन दिया गया है वो अर्लियर प्रोविजन है। अर्लियर जितने भी फीस एंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा, वो क्रेडिट होता था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आफ्टर दिस बिल वॉज पास्ड, अ सेपरेट यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड वॉज क्रिएटेड। तो अब जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो इस पर्टिकुलर फंड में क्रेडिट होगा। तो इसलिए आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। सो आधार इश्यू जो है वो काफी न्यूज में रहता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव इट्स जजमेंट अपॉन द आधार एक्ट। उसकी वैलिडिटी क्या है, कौन सी सर्विसेज के लिए वो जरूरी है, और खास करके उसको आईडी में कहां पे यूज कर सकते हैं, उसका लेजिटिमेट एम क्या है, उसको चलते सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाली। दूसरा क्वेश्चन भी हम इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में देखेंगे। Ninth question, which of the following statement is or are correct about UIDAI, that is Unique Identification Authority of India? First, it is a statutory body under the jurisdiction of Ministry of Home Affairs. Second, UIDAI may initiate a complaint against any entity in the Aadhaar ecosystem for failure to furnish information required by the UIDAI. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये पर्टिकुलर बॉडी जो है, यस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि इस बॉडी के पास ये पावर है कि अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी के पास से कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, तो अगर उस बॉडी ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, इट कैन इनिशिएट अ कंप्लेंट। सो द आंसर इज बी,
सेकेंड ओनली। अगेन ये इश्यू की वजह से ये बॉडी जो है वो भी न्यूज में है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल रीजंस फॉर हायर स्कूल ड्रॉप आउट्स इन इंडिया? फर्स्ट, to supplement the family income. Second, household works. And third, social prejudices. So let us see what is the correct answer for this. Correct answer is D, 1, 2 and 3. ये तीनों रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया के अंदर स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है, मतलब कि बच्चे उनका एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही स्कूल में से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। तो ये पहला रीजन जो है वो पर्टिकुलरली बॉयज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी के जो दो रीजंस है वो पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉयज के अंदर सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि अगर फैमिली की जो टोटल इनकम है, इफ इट इज नॉट सफिशिएंट, तो वहां पे फैमिली को मदद करने के लिए बॉयज क्या करता है, स्कूल ड्रॉप आउट के बाद कोई इनकम या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ जाता है। तो ये एक रीजन हुआ बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए भी ऐसा ही रीजन होता है कि घर का काम करने के लिए हाउस होल्ड वर्क की वजह से उनको स्कूल में से ड्रॉप आउट लेना पड़ता है, या फिर सोसाइटी के अंदर जो प्रेजुडाइजेस रिस्पॉन्सिबल है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसे प्रेजुडाइजेस की वजह से भी गर्ल्स में स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सो द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। सो अभी लॉकडाउन के चलते माइग्रेशन की इफेक्ट की वजह से और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एजुकेशन के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ी है। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने सभी स्कूल्स को ये गाइड किया है कि आपके जो डिटेंशन नॉर्म्स है उसको आप थोड़ा रिलैक्स करें, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेशियो जो है उसे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।